Hello students. So far we have studied about what chronicles are, and we also studied about a brief history about various important emperors of the Mughal Empire. चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि मुगल इतिवृत्तों की विशेषताएं क्या थी. What were the characteristics of the Mughal chronicles? Let's begin. पहली विशेषता, जो भाषा क्रॉनिकल्स में लिखी गई थी, इतिवृत्तों में लिखी गई थी, उसकी शुरुआत तो तुर्की भाषा फाउंडर मेंबर बाबर के टाइम से शुरू हुई थी और धीरे धीरे ये भाषा बदलकर फारसी हो गई. ऐसा क्यों हुआ, आइए आगे जानेंगे. लेट्स बिगिन. सबसे पहली चीज, जो मुगल क्रॉनिकल्स थे या हैं, they are important source to study the empire and the court. Second important characteristic of chronicles is कि ये जो chronicles लिखे गए, ये एक ऐसे उद्देश्य से लिखे गए जिसमें मुगल एम्पायर को एक एनलाइटेंड किंगडम, एक प्रबुद्ध राज्य के रूप में दिखाया जाना था. यानी कि इस राज्य को चलाने वाले बुद्धिमान हैं, सभी का ध्यान रखते हैं और सभी को न्याय मिलता है इस राज्य में. ऐसा प्रोजेक्शन इस तरह से क्रॉनिकल्स दिखाना चाहते थे. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, that through these chronicles it was conveyed to all rebels and opponents that their opposition or their resistance to the Mughal rule will definitely fail or it is bound to fall. ठीक है. आगे आने वाली जो पीढ़ियां थी, पोस्टेरिटी मीन्स जनरेशंस, कमिंग जनरेशंस, उसके लिए एक लेखा जोखा भी था. मुगल क्रॉनिकल्स लिखवाए भी गए कि आने वाली पीढ़ी जान सके कि किस तरह से हमारे पूर्वज रूल करते थे, क्या पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव्स थे, क्या गलतियां हुई, ताकि भविष्य में वैसी गलतियां ना हो. ऑथर्स या लेखक दरबार के ही लोग होते थे ज्यादातर. देवर कोर्टियर्स, और दरबार के होने के नाते वो जो इनसाइड आउट है दरबार का, मुगल दरबार का, उसे जानते थे. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो क्रॉनिकल्स थे वो ज्यादातर बादशाह, उसका परिवार, उसका दरबार, उसके मंत्रीगण और उसी की अचीवमेंट्स का बखान ज्यादा करते थे. हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर जो होती थी, यानी साम्राज्य का इतिहास, ऐसा माना जाता था कि जो बादशाह की जिंदगी में घट रहा है वही एम्पायर में भी घट रहा है. यानी हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर वाज सिनोनिमस विद एम्परर. एम्परर की अचीवमेंट, एम्परर का बर्थडे, एम्परर की शादी, एम्परर की विक्ट्रीज, इसको हिस्ट्री और क्रॉनिकल्स में इंपॉर्टेंस दी गई. उदाहरण अकबरनामा, आलमगीरनामा इत्यादि. हिंदी में भी एक बार फटाफट देख लें. साम्राज्य और दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं आपकी जो इतिवृत्त हैं, इनकी विशेषताओं में यही आता है. प्रबुद्ध राज्य हमने देखा था, एनलाइटेंड किंगडम. सभी विरोधी असफल होंगे, आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी इतिवृत्तों से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. इतिहासकार दरबारी लोग थे, शासक, उसका परिवार, उसके दरबारियों पर विशेष ध्यान दिया गया इतिवृत्तों में, उन्हीं का वर्णन ज्यादा है. बादशाह का ही इतिहास, साम्राज्य का भी इतिहास है. ज्यादातर मुगल इतिवृत्त ऐसा ही दिखाते हैं. उदाहरण अकबरनामा, आलमगीरनामा इत्यादि. नाउ मुगल एम्परर्स ने ये क्रॉनिकल्स क्यों बनवाए? व्हाई डिड दे कमिशन क्रॉनिकल्स? फर्स्ट रीजन, दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज डिवाइन रूलर्स. पहले भी हमने पढ़ा है एक कहानी, एक कहानी ये है कि जब एक मंगोल क्वीन प्रेग्नेंट थी तो एक डिवाइन लाइट
उसको मिली, उसके बच्चे को मिली, फिर वो डिवाइन लाइट उसके बच्चे से होते हुए आने वाली पीढ़ियों तक आती जा रही है। इस बेसिस पर मुगल्स अपने को डिवाइन रूलर्स कहते थे। इस तरह से प्रोजेक्ट किया करते थे या करवाया जाना पसंद करते थे कि देवताओं यानी अल्लाह का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। नेक्स्ट, इस आइडिया को आगे पास ऑन करने के लिए डायनेस्टिक हिस्ट्रीज लिखाए गए। डायनेस्टी मीन्स खानदान, वंश। क्रॉनिकल्स में वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, जिससे कि मुगल बादशाहों को अपना शासन चलाने में आसानी हुई। These chronicles also convey the ideology of the Mughals. मुगल रूलर्स क्या चाहते थे, उन विचारों को दूसरों तक पहुंचाना इन क्रॉनिकल्स के बदौलत आसान हुआ। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। These chronicles served as references for the posterity, successors, आने वाली पीढ़ी के लिए ये रेफरेंस का काम करते थे। देखिए, जानिए तब कैसा हुआ, आगे कैसा चल रहा है, क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है। लेट्स सी इट इन हिंदी ऑल्सो। मुगल शासक अपने को दिव्य शासक समझते थे। दिव्य मीन्स जिन्हें गॉड का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए वंशानुगत इतिहास लिखने का आदेश दिया। जानकारी ने शासन करने में मदद प्राप्त करवाई। विचारधारा जो है वो लोगों तक पहुंची और आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी के लिए एक रेफरेंस, संदर्भ का काम ये इतिवृत्त करते थे। इसीलिए मुगल रूलर्स ने इन्हें लिखवाया। नाउ, हाउ दे आर इंडिस्पेंसिबल सोर्स टू राइट द मुगल हिस्ट्री। इंडिस्पेंसिबल, जिसके बिना गुजारा नहीं है, यानी नेसेसरी, मोस्ट नेसेसरी। पहली चीज, ये मुगल क्रॉनिकल्स हमें ये बताते हैं कि जो बादशाहों की या राजाओं की या रूल करने वालों के विचार थे, how were they created, how these ideologies were created। और ये क्रॉनिकल्स लिखता कौन था? मोस्टली द ऑथर्स कनेक्टेड विद द मुगल कोर्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा अच्छे से समझ में आता था कि बादशाहों की विचारधाराएं क्या थी। एंड दे आर अ स्टोर हाउस, दे आर अ बैंक ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन about the institutions and systems of the Mughal rule। मुगल रूल्स की जो भी संस्थाएं थी, टैक्स कलेक्ट करने वाली हो, सेना हो, पॉलिटिक्स हो, विदेशी राज्यों के संग संबंध हो, और उनको किस तरह से चलाया जाना है, ये सारी व्यवस्था की जानकारी अगर हमें चाहिए तो क्रॉनिकल्स इंडिस्पेंसिबल, मोस्ट नेसेसरी सोर्सेज हैं। एक बात नजर डाल लीजिए, शाही विचारधाराएं कैसे रची जाती थी, कैसे प्रसारित की जाती थी। मुगल राज्य की संस्थाएं जो थी, उनके बारे में फैक्चुअल, तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना थे मुगल क्रॉनिकल्स या इतिवृत्त। आइए एक मैप के जरिए समझ लें कौन कौन से इलाकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वन ऑफ देम इज टर्की। टर्किश भाषा की बात हमने की थी। इस भाषा को इस्तेमाल करा मुगल एम्पायर के फाउंडर बाबर ने। उसके बाद हम देखेंगे ईरान की बात आती है। ईरान को प्राचीन काल में फारस कहा जाता था, इंग्लिश में इसी को पर्शिया कहा जाता है। या तो पर्शिया, फारस, ईरान एक ही देश के नाम हैं। और टर्किश से इरानियन या पर्शियन भाषा किस तरह मुगल्स की एम्पायर की भाषा बनती चली गई, लेट्स अंडरस्टैंड। कौन कौन सी भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, एक आइडिया ले लेते हैं। इस्लाम की शुरुआत जहां हुई उस इलाके में आपकी अरेबिक बोली जाती है। इजराइल में हिब्रू, इजराइल का बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। टर्किश भाषा, टर्की में एक छोटे कुछ इलाके हैं जो अपने को कुर्द कहते हैं, इंग्लिश में कर्ड कहा जाता है, वहाँ एक भाषा चलती है कर्डिश। लेकिन हमारा जो फोकस है वो है टर्किश एंड पर्शियन यानी फारसी। आइए, पर्शियन लैंग्वेज किस तरह से उसने टर्किश लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया मुगल क्रॉनिकल्स में।
इनिशियली क्योंकि मुगल्स चगताई तुर्क थे अपने ओरिजिन से, तो यही उनकी मदर टंग भी थी। बाबर ने इसी में पोइट्री लिखी और अपने संस्मरणों को लिखा। मेमोइर्स मतलब मेमोरी शब्द से जुड़ा हुआ है, यादों को। और अकबर के टाइम से मुगल कोर्ट की भाषा पर्शियन बनती चली गई, क्योंकि अकबर के टाइम तक ईरान के संग हम मुगल एम्पायर के सांस्कृतिक, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक संपर्क हो चुके थे। बहुत सारे ईरान के जो माइग्रेंट्स थे वो आकर मुगल दरबार में ऊंची पोजीशंस प्राप्त करने लगे थे। ऑब्वियस सी बात थी, जब वो मुगल दरबार में पहुंच गए तो उन्होंने अपने इस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया, इस प्रभाव का इस्तेमाल किया कोर्ट की भाषा को पर्शियन बनाने में। और धीरे धीरे इट वाज मेड द लैंग्वेज ऑफ द एम्पायर, और जो इसे जानते थे फारसी भाषा को, उनको पोजीशंस मिलती थी अच्छी। और किंग या बादशाह भी इसे बोलता था, बादशाह का परिवार भी, और जो संभ्रांत वर्ग है, इलीट्स, ऊंचे पोजीशंस वाले। तो धीरे धीरे उन्हें उनकी देखा देखी ये सारे लेवल्स के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के हर स्तर की भाषा बन गई। आज भी आप अगर देखेंगे, आपके घर में जो जमीन का कागजात है उसमें कहीं ना कहीं आपको फारसी दिखाई दे जाएगी। सोचिए, तब से आज तक इसका असर है। और भारत में पर्शियन भाषा, फारसी भाषा का भारतीयकरण हुआ, इंडियनाइज, क्योंकि उसमें जो लोकल के शब्द थे, लोकल के प्रचलित मुहावरे थे, वो भी शामिल हो गए। और इन्हीं के इंटरैक्शन से एक नई भाषा उर्दू का भी जन्म हुआ, जो पर्शियन यानी फारसी, और जो भारत में बोली जाने वाली भाषाएं थी, स्पेशली उत्तर भारत में हिंदवी, उससे मिलकर उर्दू बनी। एक बार स्क्रीन पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। आप चाहें तो अपने वीडियो को इसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब कौन कौन से उदाहरण हैं जिससे ये पता लगता है कि पर्शियन लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी गई। लाइक अकबरनामा वाज रिटन इन पर्शियन। बाबरनामा जो थी टर्किश से पर्शियन में ट्रांसलेट कर दी गई। रामायण महाभारत को भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया, फारसी में। महाभारत का जो ट्रांसलेशन था उसको रज़्मनामा या बुक ऑफ वॉर्स, जो इसका अर्थ है, कहा गया।